तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। ANI ने केस लगा दिया है। एल्विस यादव और प्रिंस नरूला के बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। जिगरा तुम्हारा इतना आसान नहीं है, बातें तुमने इतनी बड़ी कर दी। और 14 दिन के लिए शर्मिष्ठा को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका ट्रेंडिंग वीडियोस में। ओवरव्यू हम आपको दे ही चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तेज प्रताप यादव आरजेडी के एक बहुत बड़े नेता। अब आरजेडी में कुछ ही बड़े नेता हैं, जैसे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और रेवड़ी यादव। बेसिकली ये एक परिवार के लोग हैं, माँ बाप और उनके 2 बच्चे। अब इनके 2 लड़कों में से एक लड़के ने अपने पसंद से शादी कर ली है। जी हाँ गाइस, उनका नाम है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ऑलरेडी मैरिड थे और उनका डिवोर्स केस चल रहा था ऐश्वर्या यादव के साथ। लेकिन डिवोर्स होने से पहले ही तेज प्रताप ने चुपके से शादी कर ली और ये चीज वायरल हो गई। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके बताया कि वो तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं और घर से भी बाहर निकाल रहे हैं। मतलब कुल मिला के एक फैमिली ड्रामा चल रहा है और आप चाहे तो इसको पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा भी कह सकते हैं। देखिए, अभी कहते हैं कि भाई हर परिवार की अपना रूल्स होता है, अपनी प्रतिष्ठा होती है, तो भाई समझती हूँ। लेकिन अगर ये बात लालू प्रसाद यादव कर रहा है तो भाई ये अपने में आयरनी वाली बात है। लालू जी ने जिस तरीके से तेज प्रताप की शादी करवाई थी वो टोटल पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी और ये बात तेज प्रताप खुद बोल भी चुके हैं। मूल जोड़ी जो थी वो पॉलिटिक्स के चक्कर में आपकी शादी करा दी, ऐसा कई लोग कहते हैं आपके हित मित्र में। तो पॉलिटिक्स में तो होता ही है, पॉलिटिक्स में कराया ही क्या। अब अगर तेज प्रताप ने शादी कर ली है तो भाई ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना इन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन ठीक है, बिहार इलेक्शन है, लोगों को जरूरी है इसमें अपनापन दिखाना। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब नेता अपने परिवार के नहीं होते तो वो आपके क्या होंगे। बाकी हाँ, आपका क्या ओपिनियन है तेज प्रताप यादव की शादी को लेकर, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम चलते हैं अपने अगली न्यूज पे। अब एक शो आता है जिस शो का नाम है रोडीज। उस रोडीज में कई सारे टीम होते हैं, उसमें से 2 टीम, जिसका टीम का हेड था एक एल्विस और दूसरी टीम का हेड था प्रिंस नरूला। इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है और ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सारे इवेंट्स को देखेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही अपनी जगह गलत है और दोनों ही अपनी जगह सही है। बाकी हाँ, इस कंट्रोवर्सी को लेकर काफी ज्यादा लोगों ने क्लाउड लेने की कोशिश करी थी, जो आज के डेट में एक्सपोज हो रहे हैं। अब चाहे इस जगह पे रजत दलाल हो या फिर राजवीर सिंह। अब आप लोग का यहाँ पे क्या कहना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने अगली न्यूज पे। शर्मिष्ठा, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाइएगा और देखिएगा। मैंने इस वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से कलकत्ता पुलिस ने उससे गुड़गांव से अरेस्ट करके कलकत्ता लेके आई। लेकिन अभी अपडेट ये है कि इनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया है और इनके बेल को कैंसिल कर दिया गया है। आई होप सो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम किस तरीके से काम करती है। वो बच्ची 15 दिन के लिए जेल में रहेगी, वो भी कलकत्ता में। बाकी इस न्यूज में कुछ ओपिनियन की बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड बात की है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस, मुख्तार अंसार की फैमिली के एक व्यक्ति है जिनका नाम है अब्बास अंसारी। 2022 में इन्होंने एक रैली करी थी, जिस रैली में वो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। उस रैली में अब्बास अंसारी ने कहा था कि किसी भी कलेक्टर या किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, पहले उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा। इस स्पीच को हेट स्पीच में लिया गया था। हालांकि अब्बास अंसारी को लगता होगा कि भाई अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी, जिसके बाद ये खुल्लम खुल्ला अधिकारियों को डराएंगे धमकाएंगे, जैसे इनके परिवार वाले कर चुके हैं। लेकिन 2022 में योगी जी की सरकार आ गई और इनके इस चीज के ऊपर केस लग गया। इनका केस 3 साल चला और उसके बाद इनको दोषी करार दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में एमएलए अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर इनकी विधायकी जा चुकी है और हेट स्पीच के केस में इनको जेल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सरकारें बदलती हैं, बंगाल पुलिस, ये मैं आपसे कह रही हूँ। खैर गाइस, अब हम बात करते हैं आईटी मिनिस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। मैंने अपने डेडिकेटेड वीडियो में आईटी मिनिस्ट्री की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है जिसकी कोई हद नहीं। शायद मैंने यही बहुत बड़ी गलती कर दी। जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगी कि पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बहुत सारे लोग, स्पेशली पाकिस्तान के लोग, एंटी इंडिया वीडियो बना रहे थे, जिसके चलते आईटी मिनिस्ट्री ने कई सारे पाकिस्तान अकाउंट को विथहेल्ड कर दिया था। लेकिन शायद अब युद्ध रुक चुका है, इसलिए उन्होंने सारे विथहेल्ड को हटा दिया। मतलब सीज फायर इस बात पे हुआ है कि आपने जितने भी अकाउंट्स को विथहेल्ड करा उसको भी हटाना पड़ेगा। क्या लॉजिक वाली बात है भाई इसमें? मैं आईटी मिनिस्टर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लॉजिक है इसमें? मतलब देश के प्रधानमंत्री अभी तक कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर चालू है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। देश के रक्षा मंत्री अपने स्पीचों में कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
कई स्टेट्स में अभी तक ब्लैकआउट वाली सिचुएशन बनी हुई है, मॉक ड्रिल कराए जा रहे हैं। लेकिन हमारे आईटी मिनिस्ट्री को लगता है कि नहीं भाई, अब तो युद्ध विराम हो चुका है, तो सारे विथेल अकाउंट को हटा लेना चाहिए। मतलब सीज फायर हो चुका है, तो आप भाई इंडिया में अपना कंटेंट बनाइए, इंडिया से पैसा कमाइए, बाकी आगे जो सिचुएशन होगा भाई उसके साथ हम उस टाइम डील करेंगे। ये इतना बेवकूफी वाला डिसीजन है ना इंडियन आईटी मिनिस्टर का, जिसकी कोई हद नहीं। मैं इनको रेलवे के ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन आईटी को लेकर कोई ऐसे डिसीजन कैसे ले सकता है। यार हो सकता है इस वीडियो के बाद इनको थोड़ी सी अकल आए, हो सकता है वो वापस से वो सारे पाकिस्तानी अकाउंट को विथेल कर दे। ये तो हो गई आईटी मिनिस्ट्री की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, हेरा फेरी 3 मास्टरपीस एंड वन ऑफ द कल्ट मूवी ऑफ इंडिया। आज के डेट में इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी कंट्रोवर्सी क्या है, कैसे, आइए इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सो परेश रावल का आज से कुछ दिन पहले ललन टॉप पे एक इंटरव्यू आता है। परेश रावल उस इंटरव्यू में कहते हैं कि बाबू राव के कैरेक्टर से काफी ज्यादा थक चुके हैं, इनकी जो कैरेक्टर की छाप है वो इनके लाइफ में पड़ चुकी है। जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है। मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है ऐसा दलदल में। तो एक खुशी तो होती है यार, लेकिन वो गले का फंदा है यार। कुल मिला के परेश रावल को हर कोई बाबू राव के एक्टिंग के नाम से जानता है, जो चीज इनको अच्छी नहीं लगती। इस इंटरव्यू के लाइव होने के 1-2 हफ्ते बाद ये न्यूज आती है कि परेश रावल हेरा फेरी 3 से हट चुके हैं। अब जैसे ये न्यूज बाहर आई, उसके बाद हेरा फेरी 3 के फैंस काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच एक और न्यूज आती है कि भाई अक्षय कुमार ने परेश रावल के ऊपर 25 करोड़ का दावा ठोक दिया है। मतलब पहले ये न्यूज आती है कि इन्होंने नोटिस दिया है, फिर न्यूज आती है कि 25 करोड़ का दावा लेके ये कोर्ट पहुंच गए हैं। मतलब कुल मिला के ये चीज क्लियर हो गई है कि अक्षय कुमार ने परेश रावल के ऊपर 25 करोड़ का केस फाइल कर दिया है। खैर ये सब चीज हमारे बीच में चली रही थी, उसी बीच में एक और चीज हमारे सामने आती है कि जिसमें कहा जा रहा था कि भाई परेश रावल को सिर्फ 11 लाख में हेरा फेरी 3 मूवी करने को कहा जा रहा है। 11 लाख मेरे ख्याल से जो मेकअप बॉय होते हैं ना उन्हें ही मिल जाता होगा गाइस। खैर इसके बाद सुनील शेट्टी का भी एक और इंटरव्यू आता है जिसमें वो बताते हैं कि भाई उनको पता ही नहीं कि ये चीज हो गया है। That's why I'm in a state of shock जब परेश जी ने खुद डाला हुआ है ये। कुल मिला के ये हेरा फेरी खुद ही एक हेरा फेरी बन गई है। अब इसमें मैं बात करूं अपने ओपिनियन की, तो मुझे ये लगती है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्टंट, दैट्स इट। इन सारी चीजों से आप मीडिया में रहते हो और इन सारी चीजों से आपकी बहुत ज्यादा हाइप बनती है। मतलब यहाँ पे आप समझिए कि अगर अक्षय और परेश रावल के बीच में वाकई में कोई चीज ठीक नहीं होती तो भाई इनकी और मूवीज कैसे आ रही हैं? इनकी भूत बंगला आ रही है, इनकी वेलकम 3 आ रही है जिसमें ये दोनों साथ में है। तो पॉइंट इज दैट, ऐसा मुझे लगता है कि ये सारी चीज हाइप के लिए की जा रही है, दैट्स इट। बाकी हाँ ये चीज मैं मानती हूँ कि हेरा फेरी का एक अपना ही कल्ट फैन बेस है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर मूवी का सीक्वल अच्छा ही हो। फॉर एग्जाम्पल माला माल वीकली एकदम कल्ट मूवी थी, लेकिन उसका जो सीक्वल आया वो इतनी ज्यादा बोरिंग थी, इनफैक्ट मेरे ख्याल से कई लोगों को तो उनका नाम भी नहीं पता होगा। इसी तरह आप कई सारी मूवीज देख सकते हैं जैसे कि वेलकम, उनके जो सीक्वल्स आए वो इतने ज्यादा बोरिंग और वाहियात है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन कई सारी मूवीज अच्छी भी होती है जैसे कि दृश्यम, उनका सीक्वल तो काफी ज्यादा अच्छा था। सो पॉइंट इज दैट अगर हम सीक्वल की बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड ओपिनियन है, हो सकता है कोई मूवीज अच्छी हो कोई मूवी खराब हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और आपकी कौन सी कल्ट मूवी है ये भी जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।